जय हो प्रभु, जय जगन्नाथ। दोस्तों, ये बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग किया हुआ है, तो कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि मराजो अभी आ रही है नहीं आ रही है, या फिर आपको अगर वो सेकेंड हैंड मिलता है कहीं पे क्या लेना चाहिए। तो इसके बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कमेंट में कि उनके पास एक डिजायर है और उनको कुछ 6 लाख के आसपास एक सेकेंड हैंड 2019 का मॉडल उनको मिल रहा है मराजो का। वो M2 वेरिएंट है और BS4 है, यानी कि उसमें वो यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं। तो वो वाला मॉडल अभी उनके पास है और वो 6 लाख के आसपास मांग रहे हैं, तो क्या उनको लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है भाई, देखिए जो भी डिजायर है और उससे मराजो बहुत अलग गाड़ी है, क्योंकि वो 2 प्लेटफॉर्म ऊपर है। स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट एक हैचबैक है, सॉरी वो डिजायर नहीं था, वो स्विफ्ट था। स्विफ्ट एक हैचबैक है और जो आपका मराजो है वो एक MPV है। तो इन दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एक का कैपेसिटी 4+1 है और दूसरे का 7+1 है, 8 सीटर। मतलब 2 डिजायर में जितने लोग जाएंगे वो एक गाड़ी में इसमें जा सकते हैं और वैसे बहुत कंफर्टेबल गाड़ी भी है। दोनों में अगर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं तो वो सिर्फ एक चीज़ आप बोल सकते हैं, किसी ज़माने में डिजायर में भी डीजल इंजन आता था और वो भी 1400 सीसी के आसपास का डीजल इंजन था, जो कि एक अच्छा इंजन था, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी कंपनियाँ जो हैं वो सेम इंजन यूज़ करती थी। वो इंजन फिएट का था और उन लोग उस इंजन को इन्होंने हर गाड़ी में, लगभग हर गाड़ी में जो मार्केट में बिलो 1500 सीसी का है उसमें वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मराजो में जो इंजन है ये भी 1500 सीसी का है, लेकिन इसमें टॉर्क ज़्यादा है, इसका टर्बो थोड़ा बड़ा है और ये इन हाउस डेवलप किया हुआ इंजन है। तो मुझे थोड़ा इसके ऊपर मतलब अच्छा ये आया है, क्योंकि इसका जो और एक चीज़ है, आपको ये जो मराजो गाड़ी है इसमें कंफर्टेबल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो थोड़ा मतलब आफ्टर सेल्स आपको एक्सपेंसिव लग सकता है, बट कंपेयर टू हिंडाई और दूसरी कंपनियां ये कम है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मतलब मेरे कहने का मतलब था कि अगर आपको कहीं से भी सेकेंड हैंड मराजो मिल रहा है तो आप बेझिझक खरीद सकते हो, क्योंकि उसकी ज़्यादातर स्पेयर्स जो है वो मतलब कॉमन है। जैसे थार में सेम इंजन आता है, बोलेरो में भी सेम इंजन आता है, XUV 300 का तो पूरा पावर ट्रेन सेम है, मतलब उसका इंजन गियरबॉक्स, इसका इंजन गियरबॉक्स सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो ये बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ हैं जो सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं और सेम स्पेयर्स यूज़ करते हैं, तो आपको स्पेयर पार्ट्स का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ स्पेयर पार्ट्स में भी मतलब जो बॉडी आइटम है वो नहीं मिल सकते, उसको आप थोड़ा मतलब ऑर्डर देके वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कंपनी बंद हो गई, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, मिल जाएगा 7-8 दिन में, मैक्स टू मैक्स 7-8 दिन 10 दिन में आपको सामान आपके हाथ में होगा। ये हर गाड़ी के साथ होता है, सॉरी। तो ये था, और ये मेरा गाड़ी मराजो BS6 का है। ये अब तक चल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना चला है। ये देखिए, लगभग 92,000 किलोमीटर चला है, और कितने 2 साल में, ठीक है, अभी 2 साल नहीं हुआ है, 1 महीना बाकी है, तो लगभग सोच लीजिए 2 साल में 92,000 चला है, 93, तो लगभग 1 लाख के आसपास। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है क्या है, अगर उसके बारे में कोई जानना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में
कमेंट में मुझे बताइए। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसे बनाने के लिए तो मैं उसका 1 घंटे तक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को महाराजों का लॉन्ग टर्म में क्या क्या इश्यूज है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये सब अगर जानना है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है। और बाकी गाड़ी बढ़िया है, नो डाउट। थोड़ी गाड़ी वजनदार है, थोड़ी मतलब टाइम लगता है पिकअप लेने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खींचता नहीं है, अच्छी खासी पिकअप है भाई। ड्राइवर होना चाहिए सही इसको चलाने वाला, ये नहीं कि आप दबाए पंजा तो वो 100 भाग जाएगा, ऐसा सिस्टम भी नहीं है। टेक टाइम, ठीक है, लेकिन जब जाता है तो जाता है। इसका टॉप स्पीड अच्छा है, स्मूथ गाड़ी है। ठीक है। लोग क्यों नहीं लिए वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं बता सकता हूँ 1 घंटे तक, लेकिन छोड़ो यार। क्यों मतलब लोगों यहाँ पे मीडिया में भेड़ चाल है, समझ रहे हैं ना, भेड़ चाल इसको बोलते हैं। वही बंदा एक चीज़ अगर ले लिया, अगर वो पहले जैसे इनोवा भी नहीं चलती थी, ठीक है, उसके बाद वो जब चली फिर वो कंटिन्यूसली चलती रही। लोगों का कॉन्सेप्ट है ये। जब कोई गाड़ी मार्केट के ऊपर ज़्यादा दिन तक ठहर जाती है, फर्स्ट कमर्स इसको बोलते हैं ना, पहली बार जो आया है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव उसका होता है, मतलब वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है, क्योंकि लोगों के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आ गया है कि गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स मिलता है, गाड़ी कैसा है क्या है, ठीक है, और उसका रीसेल वैल्यू भी थोड़ा अच्छा रहता है, तो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और सेकंड चीज़ जो एक और मैटर करता है कि डिमांड, लोगों को डिमांड क्या है, लोग किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, हम कमर्शियल गाड़ी वाले हैं, हमें जिस गाड़ी में बिजनेस मिलेगा हम उस गाड़ी को, आज ऑटोमोबाइल इंजीनियर में अपने हिसाब से गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। जो गाड़ी कस्टमर बुक करते हैं तो उनके हिसाब से चलेगी। अगर वो मुझे मांगते हैं इनोवा, तो मैं उनको फोर्सफुली नहीं दे सकता हूँ। वो फिर वो कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ मुझे एक चीज़ बोलेंगे कि वो इनोवा है क्या, नहीं है तो छोड़ बस। और इर्टिगा इससे कम है, कम मतलब प्राइस में भी कम है, ग्राउंड क्लियरेंस छोड़ो जो भी है, सीटिंग पोस्चर भी कम है। उसके बाद वो गाड़ी मोनोकोक चेसिस है, मतलब उसका फ्रंट सस्पेंशन जो है मैकपर्सन स्टड है, जब भी खड्डे में गिरेगा वो ढक के आवाज़ आएगा। क्यों? ये अभी मैंने पैरेलल हम्प्स में जंप किया है, और वो भी 50 के स्पीड में। ऐसा कोई दूसरा मतलब जो आपका होता है ना मैकपर्सन स्टड वाला, उसको अगर जंप कराओगे तो उसका मेटेलिक साउंड आएगा, ठक ठक मार होगा, क्योंकि वो स्टड डायरेक्ट चेसिस से लगा हुआ है और उसी में ही कॉइल स्प्रिंग है, उसका लिमिट है। नो डाउट इट्स अ गुड सिस्टम, बट इट हैज़ देयर ओन लिमिट्स, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा, वो इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन उससे एक चीज़ क्या होता है ना, उससे हर चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। कंफर्टेबल लेना है तो फिर डुअल विशवन लगेगा, ऊपर और नीचे दोनों, लोअर और अपर आर्म चाहिए, सेपरेट कॉइल स्प्रिंग चाहिए, ठीक है, सब होना चाहिए। तो तब जाके गाड़ी सही होती है, मतलब सस्पेंशन के मामले में। और इसका बाकी सब तो सही है, बहुत बढ़िया है गाड़ी। 1 लाख किलोमीटर में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगा। हाँ, एक प्रॉब्लम है, इसका जो कोर है वो कोर कपड़े का इन लोगों ने बनाया है, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कपड़े का। उसके ऊपर एक फॉग लैम्प का कवर लगा हुआ है, जो कि बैक साइड में एक रेक्टेंगुलर शेप का है, एक ब्लैक कलर का कवर। वो क्या होता है, वो जब भी आप मतलब सैग हो जाता है, जब भी वो गीला होता है तो वो नीचे झूलने लगता है, और वो झूल के टायर के साथ टच होता है। और जैसे ही आप उसको रिवर्स गियर में लेंगे कहीं पे, वो टायर जब टर्न करेंगे, ठीक है, कभी भी रिवर्स गियर में लेफ्ट टर्न करेंगे ना, तो सॉरी राइट टर्न करेंगे,
लेफ्ट नहीं, राइट टर्न जब करेंगे तो वो क्या होता है ना, टायर का पोर्शन वो काट देता है। जैसे आपका लेद में जैसे वो काम करता है ना, एक रोटेटिंग डिवाइस होता है और एक 45 डिग्री में कोई जो टूल है जो उसको काटने वाला है, जो वहाँ पे टच करता है, ये बिल्कुल उसी सिस्टम का वो काट रहा है। तो उसकी वजह से मेरा एक टायर बर्बाद हुआ है। वो टायर अभी स्टेपनी में है, मैं उसको कभी दिखा दूंगा। मुझे फर्स्ट लगा कि अलाइनमेंट की वजह से वो खाया है, लेकिन वो अलाइनमेंट का इशू नहीं था। इट्स मेन प्रॉब्लम इज वो फेंडर जो लाइनर है फ्रंट का, वो सबसे बड़ा घटिया चीज़ है। पता नहीं उन लोगों ने क्यों उसको फैब्रिक का दिया है। मुझे लगता है मेन चीज़ वही होगा, क्योंकि बढ़िया एसी है और नींद आ रही है, क्या करें। रात कल लेट नाइट तक ड्राइव कर रहा था, तो उसका जैसे इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, ठीक है। फुल लोड में गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब भी आप हम्प्स के ऊपर या किसी भी बड़ी सरफेस के ऊपर इसको डालेंगे तो वो फिर अंदर लेगी, ऑब्जर्व करेगी, वो जो शॉक है ना उसको अंदर लेती है, तो उसके वजह से वो फेंडर के ऊपर टच होता है, ठीक है। और वो फैब्रिक का होने से, ओह शिट, फैब्रिक का होने से वो इतना मतलब टायर के ऊपर हैम्पर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक काट सकता है ना। टायर जब गर्म होगा, रोटेड कंडीशन में होगा, तो वो उसको फाड़ डालेगा जब भी टच होगा। तो इसीलिए वो उस कंडीशन में उसको बचाने के लिए उसको वैसे दिया गया है। लेकिन मुझे लग रहा है ये मतलब आगे से थोड़ा ओवरवेट है इंजन और ट्रांसमिशन की वजह से। तो इसको आप ईवी में या फिर हाइब्रिड में कन्वर्ट प्लीज़, महिंद्रा आपसे मुझे ये आशा है वो कर सकते हैं। उनके पास रेसिंग टीम है, वो इथेनॉल पे चलती है, 100% इथेनॉल पे, ठीक है। तो वो सिस्टम इसमें बैठाने का कोई मतलब लॉस नहीं है। हाँ, माइलेज का इशू आ सकता है, उनके पास GDI टेक्नोलॉजी भी है, तो उसमें वो डाल के वो बना सकते हैं। इट इज़ नॉट एवरीथिंग, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं उनको पता होगा। उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको वो जैसे बनाए थे वैसे ही छोड़ रहे हैं। तो 4-5 साल हो गया, बीच में 2 बार बंद भी किया, पता नहीं चल रहा है उनको कहाँ पे ये छूट रहा है, ठीक है। मेन चीज़ है ग्राउंड क्लियरेंस, आगे से ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऊपर से हाइब्रिड बनाओ, प्राइस कम कराओ। इसमें टैक्स 100% लगता है। मैंने गाड़ी 18 लाख का 19 लाख के आसपास का खरीदा है, उसमें से 9 लाख के आसपास का सिर्फ टैक्स है, ठीक है, और 9.5 लाख का आपका गाड़ी का प्राइस है। तो आप इसी से सोच सकते हो कितना टैक्स ज़्यादा देते हैं। तो इसमें डीजल इंजन है, इसकी वजह से सेस 22 या 26% है। उसके बाद 18% CGST, 18% SGST है, ठीक है। छोड़ो, अभी क्या करें, गवर्नमेंट तो ले रही है, ईवी को फ़ायदा दे रही है, इसमें हमको डबल देना पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी को लॉन्ग टर्म वीडियो में कोई मतलब चाहिए, महाराजों का कुछ क्वेश्चन डाउट है, पूछना चाहते हो, भाई गाड़ी कैसा है, कैसा चल रहा है, नो डाउट पूछ सकते हो। इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बताना, अगर मुझे मिला तो मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा जितना मुझे पता है, और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया है इस गाड़ी के बारे में, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। जय जगन्नाथ, जय।